आज का मौजू आम तौर पे लोग समझते हैं कि अगर आपसी इख्तलाफात हों तो मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। दुनिया का कोई मसला इतना बड़ा नहीं है जो डायलॉग के ज़रिए हल ना किया जा सके, सिवाय उनके जिन पे आप अड़कर रहना चाहें। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मनफी रवैयों का जहाँ पे ज़िक्र होता है, लोगों के आपसी इतने शिद्दत पसंदी आ रही है हमारे तरीक़ों में और ख़ास तौर पे हमारे रवैयों में, कि हम लोगों को माफ़ करके बात को रफ़ा दफ़ा करने के बजाय जिस चीज़ पे हमारा इख्तलाफ है या जहाँ हम अपनी हद तक इज़्ज़त महसूस करते हैं, अपनी थोड़ी सी ज़ात की नफ़ी महसूस करते हैं, उस बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो रादर दैन कि हम चीज़ों को संभालें और बेहतर करें, हम उनके ऊपर बदला लेने पर तुल जाते हैं। ये नया क्या एटीट्यूड है? कहीं न कहीं हमें लगता है कि अच्छा, आज अगर मैं ख़ामोश हूँ तो मसलहतन ख़ामोश हूँ क्योंकि मेरी पोजीशन वीक है, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा मैं ये उधार मैंने रखना नहीं है, मैंने इसको चुका देना है। ये जो रवैये हैं, ज़रा आज इस पे बात करते हैं कि सॉरी का मतलब सिर्फ़ एक लफ्ज़ रह गया है, उसके कोई असल मायने नहीं रह गए। हम सिर्फ़ और सिर्फ सही मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं। पैनल हमारा ज़बरदस्त है। हमारे साथ मौजूद है समद अब्बास, हूज़ अ कंसल्टेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आयशा जबीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि NLP मास्टर कोच हैं। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस डॉक्टर फराह खान हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू वेरी मच फराह फॉर जॉइनिंग अस एज़ वेल एंड ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो। फराह, गुफ्तगू का आगाज़ मैं अगर आपसे करूँ, मुझे बताइए कि सॉरी जब लोग करते हैं और सॉरी जब किसी ने कर लिया तो वो एक तरह से मॉरल हाई ग्राउंड पे चला जाता है। अब अगर आप उससे बातचीत नहीं कर रहे या अपने रिश्ते को इस्तवार नहीं कर रहे तो फिर ओनस आप पे आ जाता है। लोग कहते हैं इसकी बड़ी अना है। लेकिन कई दफ़ा आप सिर्फ प्रेशर में आकर वक्ती तौर पे उस सॉरी को कबूल कर रहे होते हैं और सही वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्या ये सच है? Thank you, Sidra. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for having me over, all the way from Sydney. And Sidra, hats off to you guys and the team for having such amazing topics. Because आजकल ये चीज़ बहुत face भी कर रहे हैं हम या handle भी कर रहे हैं in the community. Let me tell you that हाँ। कि सिर्फ superficially एक दूसरे को जो है वो sorry कह दिया है, लेकिन deep down inside only you know that वो वक्ती तौर पे था या उसको सिर्फ मसलहतन बोला गया है, but actually आपका वो intent और meaning नहीं था. So coming back to your सही। topic. एक्चुअली जब आप किसी को भी अपने सिर्फ पोजीशन की वजह से और अपने एक स्टेटस की वजह से अपने आप को बचाने के लिए सॉरी बोल दे रहे हो, लेकिन आप उसको हुँ, एक्चुअली अंदर से फील नहीं कर रहे हो और आप चीज़ों को हुँ। रिज़ॉल्व नहीं करना चाह रहे हो, बल्कि आप सिर्फ उसको इसलिए ये एक तरफ करना चाह रहे हैं सो दैट तलख़ी ना हो या मज़ीद ग्रजेस या वो सब ना आए। बट आई विल टेल यू समथिंग सिद्रा, वेयर डज़ इट स्टेम फ्रॉम? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट for us to understand that a lot of times we just want to हुँ। let go of the problems because we don't want to understand or resolve. हम उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करना हाँ। चाह रहे बल्कि यानी उसको सिर्फ और कई साइड। दफ़ा बिल्कुल, उसके साथ उस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व नहीं करना चाह रहे, उसके साथ जो जुड़ी हुई सारी नॉइज़ है कि आपसे बार-बार सवाल किया जा रहा है, आपसे बार-बार पूछा जा रहा है कि ये बहरहाल तुमने क्यों किया? व्हाट वाज़ योर मोटिवेशन इन एक्टिंग द वे दैट यू डिड? आप सिर्फ चाहते हैं यार इस चीज़ को फुल स्टॉप लग जाए। इफ दैट रिक्वायर्स मी टू से सॉरी, आई विल से करेक्ट, इट। लेकिन मैं करेक्ट। बात कर रही थी शुरू में जी, फ़रा मैं बात कर रही थी वो उस इंसान की जो रिसीविंग एंड पे, ये सवाल मैं समद की तरफ लेके जाती हूँ। सरमद, मुझे बताएँ कि अगर हम बात करते हैं किसी के सॉरी को एक्सेप्ट करने की, वो भी हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि यार अब ऑप्टिक्स बुरे लग रहे हैं, अब इस इंसान ने सॉरी कह दिया है, अब मैं इसके आगे क्या बोलूँ? तो फिर आप भी उस वक़्त एक मसलहत के तहत ही सॉरी को कबूल कर रहे होते हैं। वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे हमने जिस तरह आपने बात की कि आज के एरा में अब सोसाइटी में सिंसेरिटी, उस तरह से सॉरी कहना, वो इमोशन रेगुलेशन ख़त्म होती जा रही है। आई थिंक जिसका एक बहुत बड़ी वजह हुँ, मीडिया यानी कंटेंट क्रिएशन, जिस तरह का कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिस तरह की थॉट्स उनके माइंड में जा रही हाँ। हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि लोग प्रिटेंड बहुत कर रहे हैं। उसमें दिखाया जा रहा है कि आई हेट सॉरीज़, हुँ, मुझे सॉरी से नफरत है। बाकायदा मूवीज़ के डायलॉग इस तरह के आ रहे हैं, इस तरह का कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं। जब लोग इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो डेफिनेटली उनकी थॉट प्रोसेस में बात जा रही है कि रिवेंज इज़ गुड। मैं जब मुझे मौका मिलेगा मैं हुँ, ज़रूर इस बात को यहाँ पे इन्हें एहसास दिलाऊंगा। चाहे हम ऑफिस कल्चर की बात करें, चाहे हम वर्क प्लेस की बात करें, चाहे हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे बड़ा खूबसूरत जुमला लगता है दैट वी फोकस सो मच व्हाट गोज़ फ्रॉम नेक डाउन, बट हम इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे कि हमारे हुँ, जहनों में क्या जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे करेक्ट। बिहेवियर पे फ़र्क पड़ बिल्कुल। रहा है। एब्सोल्युटली समद, ये बात हम कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बात, अच्छा मेरे हेलो ख्याल में लाइन बहुत डिस्टर्ब है, दोबारा कनेक्ट करें इनसे। बात में लेके आती हूँ जी आयशा की तरफ। आयशा, आप क्या समझती हैं ये जो शिद्दत पसंदी है जिसमें हम लोगों को माफ़ करने पे तैयार नहीं हैं, इज़ इट बिकॉज वी पुट देम ऑन अ पेडिस्टल? और ख़ास तौर पे अगर मैं बच्चों और वालदैन के बीच के रिश्ते की बात करूँ, वालदैन अव्वल तो कुछ गलती करके या कुछ अगर उनसे ज़्यादती हो जाती है, ज़्यादा डांट दिया, बग़ैर जाने बग़ैर किसी चीज़ की तहकीक किए बच्चे को डांट दिया और बाद में सुबकी हुई कि भाई मैंने तो खामखा डांट दिया, इस बेचारे की गलती भी नहीं थी, वालदैन सॉरी नहीं बोलते। और अगर वो सॉरी बोल भी देते हैं तो बच्चे उनको इस बात पे फॉरगिव नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स को आप एक पेडिस्टल पे रखते हैं। बच्चों को एक सर्टेन एज तक लगता है कि उनके पेरेंट्स गलती कर ही नहीं सकते, और अगर गलती कर रहे हैं तो वो बहुत बुरे पेरेंट्स हैं। ज़रा इस पर मैं चाहूँगी कि आप कुछ एलैबोरेट करें। थैंक यू सिद्रा। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि देखिए, ये शुरू बिहेवियर इस तरह से होता है कि जो पेरेंट्स भी ये कर रहे हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स को कभी सॉरी कहते हुए नहीं देखा, उन्होंने ये उनसे स्किल नहीं बिल्कुल। सीखी। तो जिस तरह की पेरेंटिंग वो खुद जिससे वो गुजरे होते हैं, वो उसी तरह की पेरेंटिंग उनको लगता है दिस इज़ द बेस्ट, बिकॉज हम भी तो ठीक निकल ही आए ना इससे, तो हम जो है अपने बच्चों को भी यही पेरेंटिंग देंगे। सो दिस ट्रेंड नीड्स टू ब्रेक, और आपको थोड़ी अवेयरनेस लानी होती है। सॉरी से कोई छोटा नहीं होता, मज़हब भी यही सिखाता है, और सोसाइटल ओवरऑल मॉरल एथिक्स एंड वैल्यूज़ भी हमें यही कहते हैं कि सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं होता। मगर बच्चा भी माफ़ तब करता है, देखिए पहली बात तो ये कि बच्चे को हमें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। उसका माइंड अभी उस तरह का नहीं है, वो डेवलप हो रहा है, अभी वो कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प कर रहा है, लेकिन आपको शो करना है थ्रू योर एक्शंस कि आप वाकई ही सॉरी हैं, बिकॉज यू आर मेकिंग अमेंड्स। सो ओपरा ने एक दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि फर्स्ट एक्सेप्ट योर मिस्टेक, then apologize and then make amends. So the 3 A's, अगर आप ये 3 A's फॉलो थ्रू नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी सॉरी इज़ जस्ट अ वर्ड। बिल्कुल सही। अच्छा, एक जनरली मैं बात करना चाहूँगी कि सॉरी फ़ील करना जितना आसान होता है, यानी किसी बात पे हम इंसान हैं, हमें एहसास भी होता है, एक एहसास नदामत भी है, गिल्टी भी होते हैं अगर हम ज़्यादा बोल जाएं, और फिर एक इनेट डिज़ायर ये भी है कि सब हमें पसंद करें। तो सॉरी बोलना इतना मुश्किल क्यों होता है फ़रा? I'll tell you something, सिद्रा, हम लोग जो है ना, ये भूल जाते हैं that being human beings, we are composition of emotions, चाहे वो हैप्पी या यस। पॉजिटिव इमोशंस हो या नेगेटिव इमोशंस हो। सो वेरी इंपॉर्टेंटली हमें बचपन से ही ना बहुत सारी चीजें हमारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा होती है जिसमें हमें एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशंस नहीं सिखाया जाता। आई एम फीलिंग सैड ये नहीं ओके। सिखाया जाता, बच्चे से पूछा नहीं जाता हाउ आर यू फीलिंग टुडे, I'm not feeling okay, I'm feeling sad, I'm feeling happy। इस चीज की एक्सेप्टेंस अगर बिल्ड होगी तो ही जाके होगा। मुझे I'm feeling guilty, क्यों? When you're gonna talk about your emotions, only then you will know how to handle emotions, correct? अगर मुझे गिल्ट हो रहा है एब्सोल्युटली। किसी चीज से, ये कुछ हो रहा है, if I'm not okay about something और मैं जाके किसी से बात करती हूँ या मैं सॉरी बोल देती हूँ, आई विल बी, मैं उसको एज अ क्लोजर देखूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो चीज प्रोसेस किस तरह से की जा रही है, वो मेरी वायरिंग बचपन से है, अंडरस्टैंडिंग। सो इट्स अ वेरी बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट रोल कि हम उन्हीं इमोशंस को लेबल कैसे करते हैं। तुम लड़के हो, तुम रो क्यों रहे हो? तुम लड़की हो, तुम्हें जो है वो बहुत मजबूत होना है। तुम लड़की हो तो तुम ये काम मत करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा, या इस तरह से मत जो है वो अपना शादी के बाद इस तरह के नई एटीट्यूड्स रखना वरना तुम जो है वो बहुत सुनने को मिलेगा। हम गिल्ट, हम सोरो, हम जेलसीज, हम ये सारी चीजें बचपन से डालते हैं। हम ये नहीं डालते इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, देयर इज नो सच थिंग एज मिस्टेक, एब्सोल्युटली। एवरीथिंग इज अ लेसन एंड यू नीड टू मूव ऑन, राइट? एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो इसका दूसरा एलिमेंट है हमारी आज की कॉन्वर्जेसन का, मैं चाहूँगी कि मैं अपने पैनल से रिवेंज के बारे में भी बात करूँ। द नीड टू टेक रिवेंज, इंतकाम लेने की ख्वाहिश हमारी साइकी में, हमारी नफ्सियात में, हमारी शख्सियत में कहाँ से जन्म लेती है? कई लोग ये भी कहते हैं कि आपके बचपन में हुई भी आपके साथ ज़्यादतियाँ हैं अगर, एंड ज़्यादती से मुराद कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं, वो बहुत ज़्यादा उसका भी ऑफ कोर्स एक इम्पैक्ट होता है शख्सियात पे, जिन बच्चों को हरासगी का, किसी और तरह के अब्यूज़ का निशाना बनाया जाता है। मगर छोटी-छोटी ज़्यादतियाँ जो हो सकता है पेरेंट्स रिकॉल भी ना करें, इफ़ देयर इज़ राइवलरी बिटवीन द सिबलिंग्स, और एक छोटे से बच्चे के जहन में ये बात आ चुकी है, छप चुकी है कि भई मेरे पेरेंट्स मेरे बहन भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मुझसे नहीं करते। या कुछ और, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे तो अगर आपको बॉडी शेम किया गया है, या आपके पास अगर बहुत ज़्यादा आप वेल ऑफ नहीं थे, आपके पास पैसे नहीं हैं, यानी जो बचपन की हसरतें होती हैं, और उस वक्त क्योंकि आपके पास ना पावर थी कि आप कोई अपना रिटेलिएट कर पाते या अपनी बात को
दूसरों तक पहुंचा सकते। कई लोग कहते हैं कि दैट्स द पार्ट ऑफ यू, दैट्स द इनर चाइल्ड दैट गेट्स ट्रिगर्ड, और तभी आप इंतकाम लेने की आपके अंदर ख्वाहिश जन्म लेती है। सबसे पहले मैं समद आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप इंतकाम की इस ख्वाहिश को कैसे देखते हैं? इज़ इट योर इनर चाइल्ड दैट वांट्स वैलिडेशन टू बी सीन, या इज़ इट मोर देन दैट? ये बिल्कुल सही तरह एग्जैक्टली जो हमारा प्रीवियस हमारा सब कॉन्शियस रहा होता है, ये एक बात हमें बचपन से तो नहीं, बट साइकोलॉजी में भी बात बताई जाती है कि जो शुरू के बच्चों के 7 साल होते हैं प्रोग्रामिंग पीरियड होता है। बच्चा हिप्नोसिस को डाउनलोड कर रहा होता है, वो जो देख रहा होता है अपनी फैमिली के अंदर जिस बिहेवियर को फेस कर रहा होता है, वही बिहेवियर उसके फ्यूचर बिहेवियर को शेप कर रहा होता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फैमिली के अंदर जिस तरह का बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से आप बच्चे के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, यू गॉट टू बी वेरी कॉन्शियस। सैडली इसी तरह हमारे टिपिकल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है हर चीज़ के अंदर ना, हम थॉटफुल नहीं होते। हमें बात समझनी पड़ेगी कि जो शुरू के बच्चों के 7 साल हैं वो कितने अहम हैं, हम उनके साथ किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह उनके साथ बात कर रहे हैं। जो ज़्यादती हम कर जाते हैं कभी कभार बहन भाइयों को सुपीरियर कर कर, किसी बड़े बहन को या बड़े बेटे को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर, वो चीज़ आगे जाके एक रिवेंज की फॉर्म अख्तियार करती है। सेकंड थिंग, जैसे मैंने प्रीवियसली बात की कि कंटेंट आई थिंक कार्टून्स में दिखाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं देख रहा था कल एक बच्चा मेरी फैमिली में मारियो वाली मूवी देख रहा है, सुपर मारियो, और इसमें जिस तरह फाइट हो रही है, जिस तरह से वो रिवेंज ले रहा है, अपने इंतकाम ले रहा है अपनी फैमिली का, सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ कॉम्बो। मतलब एक चीज़ जो सच एन एक्सेलेंट पॉइंट समद, कि हम बच्चों को कई दफ़ा बहुत वायलेंट सीन्स दिखा रहे होते हैं और एक वायलेंस को बुरा कह रहे होते हैं व्हेन द बैड गाय इज बीटिंग द गुड गाय, लेकिन व्हेन द गुड गाय इज बीटिंग द बैड गाय, यानी जब हमने दिखाया कि जो अच्छा इंसान है उसने इंतकाम लेने के चक्कर में अगले को लहू लुहान कर दिया, हम उस पर चीयर कर रहे होते हैं। वी आर टेलिंग हिम दैट्स ओके। एग्जैक्टली। असल में पॉइंट इज दैट कि $1 बिलियन की कंटेंट इंडस्ट्री है ना, मतलब लोग बना ही इस तरह का कंटेंट रहे। आई थिंक मैं जिस आर्टिकल पढ़ रहा था कि नेटफ्लिक्स $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है इस बात पर कि लोग उस तरह से ना सोचे जिस तरह सोचना चाहिए, लोग उस तरह से सोचे जैसे हम सोचना चाहते हैं। इनफैक्ट दे वांट टू कंट्रोल माइंड्स ऑफ यंग पीपल, दे वांट टू हुक देम। एब्सोल्युटली। So the content and what the content shows you is very important. हाईएस्ट जैसी चीज़ें जिसमें रॉबिन हुड मेंटालिटी दिखाई जाती है कि जी अमीरों से अगर आपने पैसा चुरा लिया है तो आप एक ज़्यादती को माशरे में करेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ प्रोपगेट। इंतकाम लेने की या फिर माफ़ कर देने के लिए हमें आसान क्या लगता है? हम पहले या तो कभी कभार इंतकाम सिर्फ उन्हीं सूरतों में नहीं लेते जहां हम इंतकाम ले नहीं सकते। आयशा, ये बात मैं आपकी तरफ लेके आऊँगी। जैसे कहते हैं ना, एक बेचारा कमज़ोर इंसान है, उसके पास ना इतने वसाइल हैं, ना उसके पास वो असर व रसूख है, तो अक्सर ऐसे लोगों के पास माफ़ करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। और कई ऐसी यूथ जो अपने आप को ऐसा अंडर कनेक्टेड फील करती है कि उसके पास वो वसाइल नहीं है, वो अंदर ही अंदर कुर्ती रहती है। क्या इम्पैक्ट होता है उसका, इस चीज़ का उनकी शख्सियत के ऊपर? सिद्रा, आपकी बात से मैं आधा एग्री करती हूँ और आधा एग्री नहीं करती, एंड आई विल जस्ट लाइक टू इलैबोरेट थोड़ा सा। पहली बात तो ये कि आजकल सोशल मीडिया जिस तरह से चेंज किया है उसने डायनामिक्स हमारे लाइफस्टाइल के, पिछले अगर हम 30 साल के से आज कंपेयर करें तो रिवेंज तो 30 साल पहले भी लोग फील करते थे, या सेंस ऑफ बिट्रेयल, और वो रिवेंज लेना चाहते थे और तब भी ले ही लेते थे किसी ना किसी तरह। लेकिन तब ये चीज़ होती थी कि हाँ, मैं शायद पावरलेस हूँ ना आज, तो मैं नहीं ले सकता, किसी अच्छा दिन आएगा तो मैं भी बदला लूँगा। लेकिन आज क्या है कि हम फील करते हैं कि हमारे पास पावर है क्योंकि हम एक स्क्रीन के पीछे बैठे हैं सेफ्टी पे, और इसीलिए आप देखती हैं कि सोशल मीडिया पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग, कैंसल आउट कल्चर है, कॉलिंग आउट कल्चर है, आउटरीच कल्चर है। ये सारे टर्म्स 2010 से लेकर 2020 के दरमियान सामने आए, जिसका बेसिक जो मफहूम मैं अगर आपको बताऊं अपने ऑडियंस को, तो वो यही है कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है, वेदर इट इज़ पर्सनली और वेदर इफ़ यूर ऑन अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म या कहीं भी, तो आपको फ़ौरन कॉल आउट भी किया जाएगा, कैंसिल भी किया जाएगा। एंड इट गिव्स दैट पर्सन अ सेंस ऑफ पावर कि मैंने आज टैग किया यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को और उसको कुछ भी लिख दिया, आई हैव एक्सेस एंड रीच टू हिम। तो वो जो ओमनी पावर है जिसको हम कहते हैं ना, खुदा जैसी ताकत होना, कि हर जगह मौजूद होना, कंट्रोल करना लाइफ्स को, तो लोगों को ये लगता है कि दे कैन मेक एंड ब्रेक पीपल, सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडेड। तो वो उनको इस तरीके से अटैक करते हैं और अपना रिवेंज लेते हैं। सो मैं बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग अब ज़्यादा रिवेंज लेते हैं बिकॉज सोशल मीडिया ने उनके लिए ये अवेलेबल कर दिया है, ईजी एक्सेस कर दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा कि कुछ ना भी कर सकें तो एक टॉक्सिक किस्म की पोस्ट तो मैं डाल ही सकती हूँ, यानी अपनी भड़ास तो निकाल ही दूँ ना मैं आज किसी चीज़ पे।
भड़ास तो निकाल ही दूं निकाल ही और दूं अपना आज। फ़ोन लेके वहाँ की वीडियो बना लूं, तस्वीरें ले लूं, किसी को बुरा भला कहूं। जैसे एक ज़माने में हम एक सीन देखा करते थे रेस्टोरेंट का, कोई भी यानी अगर या तो पर्सनली विटनेस करते थे या ड्रामों में दिखाया जाता था कि भाई बुलाओ ज़रा इस रेस्टोरेंट के मैनेजर को, उससे बात करनी है, उससे शिकायत करनी है। अब अगर कोई आपके सामने नहीं भी आता, आप खुद ही सोशल मीडिया पे जाके शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल निकलता है फ़रा, ये मैं आपके पास लेके आना चाहती हूँ कि हम कभी कभार मिस्टेकन भी होते हैं। कई लोगों की पर्सनालिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग, बुलिंग, नार्सिसिस्टिक होती है। अगर इफ़ दे आर गिवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, यानी वो जो रवैया दूसरों को डिश आउट कर रहे हैं, अगर उनके साथ भी लोग वही रवैया अपना लें तो बाकायदा उस पर भी वो एक तरह से रिएक्शन देते हैं और कहते हैं क्या मतलब है, आप मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और आगे से उनका स्पाउस भी खामोश हो जाए तो वो इस बात को प्रोजेक्ट करते हैं कि ये शायद बदला लिया जा रहा है। इस पे मैं चाहूँगी कि बैलेंस और बदला, इसमें क्या फ़र्क है? So I'll tell you, starting from आप जो शेयर कर रहे हो सिद्रा, कि अगर आपकी खुद की पर्सनालिटी ऐसी है और आपको सेम एटीट्यूड दिखाया जाए तो हाउ विल यू बी रिएक्टिंग। सो ये सारी वल्नरेबिलिटीज हैं और ये वो सारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो रिजॉल्व ही नहीं हुए आपके बचपन में, बल्कि स्ट्रेंथन होते गए और एक एज एन एडल्ट वो आपकी पर्सनालिटी का इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बल्कि ट्रेट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो जब आप दूसरों के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे होते हो तो तब आपको ये फील ही नहीं होता है दैट अगला किस इमोशनल स्टेट में होगा बिकॉज ऑफ योर ओन एटीट्यूड, और आप कितना उसको तंग कर रहे होगे। इनफैक्ट जो अभी आप लोग बात भी कर रहे थे, आई टेल यू, सोशल मीडिया की वजह से जो ये अटैक्स हैं, इनडायरेक्ट अटैक्स पोस्ट्स की शक्ल में, ये इतना ज्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट डाल रहे हैं मेंटल हेल्थ पे दैट पीपल, एवरीबडी इज वल्नरेबल एंड एवरीबडी इज एक्सपोज्ड टू इट। तो हर एक को लगता है ये क्या मेरे बारे में बात हो रही है। तो बैलेंस का तो फिर क्वेश्चन नहीं आता बिकॉज हम पूरा दिन, अब टीवी हमारा होता था शाम में, आप देखो ना सिद्रा, लॉन्ग टाइम बैक व्हेन वी ऑल यूज्ड टू हैव फैमिली डेज, तो हम शाम के टाइम में पर्टिकुलर स्लॉट्स में टीवी देखते थे जिसका कंटेंट हमें पता होता था कि इस तरह से आएगा। बट नाउ मोबाइल फोन्स में वी हैव एक्सेस टू ऑल द सोशल मीडिया साइट्स, पूरा दिन हम बैठ के वो सारी चीजें देख रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा एक्सपोजर हमारे ही सर्कल को लेकर भी है। ओ उसने ये चीज डाल दी है, वो ये चीज मुझे बोल रहा होगा, मेरे लिए बोल रहा होगा, तो इन सब चीजों में बैलेंस कहाँ रहा? बैलेंस तो रहा ही नहीं है, राइट? एब्सोल्युटली। If I'm going to be अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं फ़रा, फिर मैं ये बात कंटिन्यू करती हूँ। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम हो, लेकिन समझ भाई की एक बात जो मैंने नोट की है, मैं चाहता हूँ आप इस पे एक प्रोग्राम रखें। वो ये बात है कि जिन्होंने कहा ना कि जो हमें सोच, हमारी सोच है, हमारी सोच को खत्म करके जो वो सोचते हैं उस पे हम उस सोचने में, यानी परसेप्शन क्रिएट करना, ओपिनियन में आपका माइंड सेट बनाना। तो ये सारा गेम होता है सोशल मीडिया पे। तो हमारे लोगों में इतना शऊर नहीं होता। सोशल मीडिया क्या है, आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत है। आप देखें हमारे पहनावे से लेकर हमारी सोशल इंटरेक्शंस तक, आज से कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 10 साल पहले ये बड़ी मायूब बात थी कि अगर, मायूब से मुराद है कि अगर एक ट्रेडिशनल माइंडसेट की बात की जाए कि लड़का लड़की या मिक्स ग्रुप के लोग कहीं साथ में बैठे में, बजाय इसके कि वो अगर आपके ख़ानदान का हिस्सा नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन अब हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। कई पहनावे जो शायद हमारे लिए सोशली अनएक्सेप्टेबल थे, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आई मीन द चेंज इज़ कमिंग एंड इसमें कोई बड़े एजेंडा के अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें नज़र आ रही हैं। देखिए सिद्रा, जो व्हाट आई वांट टू से, देखिए ठीक है, कपड़े तो ऐसी चीज है ना कि आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें माशरे में बिगाड़ इस तरह पैदा होती है कि आपके जो बिहेवियर्स है ना वो बड़ा बिगाड़ पैदा करते हैं। आप किसी के बारे में कुछ, अब जैसे बदले की बात हो रही है ना, बदला, आप साइबर अटैक्स हैं, मकसद आप बदला लेना के तरीके आसान है और बहुत, यानी आपको वाइडली आप उसको यूज कर सकते हैं। किसी को गंदा करना, किसी को मिनाइल करने के लिए आपको सोशल मीडिया पे डालना, अगर किसी के बारे में कुछ कहना तो बहुत आसान है। मेरा एक सवाल जो इस सुनने से ये मैं अख्तसर करते कहूंगा, देखिए बदले की एक आग होती है ना, इंसान बाज़ औक़ात बदले के चक्कर में, हालांकि इतना बड़ा मैटर नहीं होता, लेकिन उस बदले की आग में अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाता है। वो जो साइकी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आप दूसरे से बदला लेने के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे होते हैं बेसिकली, इस बारे में कुछ फरमाइएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही। बदला लेने की ख्वाहिश या गुस्सा करना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप खुद जहर पिएं और आप उम्मीद करें कि अगला मर जाए या जो भी आपका दुश्मन है उसको नुकसान हो। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे ये बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवेंज का जो अंडर करंट है वो जजमेंट है, जहाँ कहीं ना कहीं आप अपने आप को अगले इंसान से बेहतर समझते हैं या आपके जहन में जो इंसाफ का तराजू है वो थोड़ा सा टिप हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को नुकसान पहुँचाएंगे, किसी को तंग करेंगे या उस मसले को एड्रेस करेंगे, तो जो आपके जहन में बैलेंस
बैलेंस है वो दोबारा क्रिएट हो जाएगा। कहीं ना कहीं दिस इज़ अबाउट सोसाइटल राइट्स एंड रॉन्ग्स, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ अबाउट आवर ओन वर्ल्ड व्यू ऑफ द थिंग। समझ क्या कहोगे इस पर? सिद्रा, हर किसी का एक अपना परसेप्शन है रिवेंज को लेकर। कुछ लोगों के लिए रिवेंज बहुत आसान है बिकॉज उनके पास पावर है, उनके पास वो स्टेटस है, और कुछ लोगों के लिए रिवेंज बहुत मुश्किल है बिकॉज वो उस तरह से ले ही नहीं सकते बिकॉज उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। बट टेक्निकली रिवेंज लेना आई थिंक अपने आप को हर्ट करना के बराबर भी है, क्योंकि लेटर जब आप रिवेंज ले रहे हो तो उस वक्त तो आपको आइडिया नहीं होता कि आप क्या कर रहे होते हैं, बट लेटर ऑन डेफिनेटली हमारे पास रिसर्च स्टैट्स अवेलेबल है कि बहुत से लोगों को रिग्रेट होता है। डैनियल पिंग भी अपनी किताब में कह रहे हैं पावर ऑफ रिग्रेट में कि बहुत से लोगों को रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया रिवेंज में और एक ऐसे इंसान के साथ स्पेंड किया जो शायद नहीं था। मुझे जुमला बहुत पसंद है, आई लव दिस लाइन बाय इमाम अली, सेड कीप योर सेल्फ लाइट। अपने आप को हल्का रखो, अपने मामलात को ना मतलब किसी की बात को बहुत ज़्यादा महसूस ना करो। एक और वजह भी रिवेंज लेने की होती है इस तरह कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं ना कुछ चीज़ों की। मिसाल के तौर पे आप स्कूल कॉलेजों में किस बात पे रिवेंज हो रहा है, इसने मेरे अब्बा को गाली दी है, इसने मेरी अम्मी को बोला। अच्छा भाई, उसने अगर तुम्हारे अब्बा को गाली दी तो कि तुम्हारे अब्बा को गाली देने से कुछ हो गया क्या उनकी फॉर्म चेंज हो गई या उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक ख़राब हो गई? तो हमारे फंडामेंटल्स नहीं है हमारे। दैट काइंड ऑफ एन इमोशनल डिस्कनेक्शन तो नहीं हो सकता ना, यानी कुछ चीज़ें वाकई इमोशनली चार्ज होती हैं, और जिस तरह अभी शुरू में फ़रा कह रही थी कि ये कल्चरली सोसाइटी वाइज हम लर्न भी करते हैं, दीज आर लर्न बिहेवियर्स एज वेल। क्योंकि देखें, अगर आप ऐसे किसी इंसिडेंट पे रिएक्ट नहीं करते जिसको जोड़ा जा रहा है आपके और आपकी फैमिली के ऑनर के साथ, तो फिर दूसरा जो चीज़ जहन में आती है कि फिर क्या मतलब है, मेरे में क्या गैरत नहीं है, डू आई नॉट केयर इनफ अबाउट माई फैमिली ऑनर। तो दीज आर वेरियस कॉनोटेशंस आर अ पर्सन इज़ नेविगेटिंग थ्रू। लेकिन आयशा, मुझे बताएं कि कई लोग ख़ास तौर पे गुस्से में हर तरह का लिहाज भूल जाते हैं, और ख़ास तौर पे बदला लेते हुए कि जी अगर, और ऐसी पर्सनालिटीज़ को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ भी कहा जाता है कि आपके सालों का लिहाज, सालों का एक दूसरे से ताल्लुक़, तकल्लुफ़, वो सब कुछ साइड पे हो जाता है। अगर आपकी अना को, किसी की अना को ठेस पहुंच जाए तो वो बदला लेते हुए आपका बिल्कुल लिहाज नहीं करता। ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे अपनी अम्मी के साथ की कॉन्वर्सेशंस याद आ रही हैं। शी ऑफन सेज दिस शेर कि ज़फ़र आदमी उसे ना समझिएगा जिसे तैश में खौफ खुदा न रहे और जिसे ऐश में याद खुदा न रहा। सॉरी, मैंने मैसअप कर दिया, आई थिंक वन लाइन ओवर द अदर, बट आपको जो है अवेयर रहना चाहिए। सो दैट लाइक टू ऐड समथिंग, न्यू लेटेस्ट रिसर्च जो 2020 में पब्लिश हुई है एक कनाडा में, उसने ये बताया है कि हमारे दिन में एक एवरेज इंसान की, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल और डूइंग इंटेलेक्चुअल थिंग्स, 6200 थाट्स होती हैं, जिसमें से कि 80% आपकी थाट्स जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और 90% रेपिटेटिव होती हैं। तो हम जिसको अपने सच मानते हैं उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये समझती हूँ कि मेरे साथ साथ वाले इंसान ने ज़्यादती कर दी, ठीक है, बट मेरी ये थॉट मेरे ही दिमाग में आई, अब ये ट्रू है या नहीं इसको देखने का कोई पैमाना नहीं है, मैं खुद ही जज हूँ, ठीक है, और मैं खुद ही इंसाफ करूँगी और मैं खुद ही इस पर वो करूँगी। तो ऑफन टाइम्स हमारी देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ इन आवर माइंड्स, एंड आई बिलीव अगर हम उसके लिए बात कर लें, बिकॉज वी डोंट टॉक एज अ सोसाइटी, एज अ पीपल हियर इन माई कंट्री, अगर हम बात कर लें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें काफ़ी छोटी हो जाती हैं। Because when you talk it out, Aisha, can you repeat that stat for people? How many of our thoughts are negative and how many are repetitive? और दिन में हमें कितनी thoughts आती हैं? हमें 6200 thoughts आती हैं इन एवरेज इंसान को, जिसमें कि 80% आपकी thoughts जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और 90% आपकी thoughts repetitive होती हैं। I'm sorry, आप जब ये स्टार्ट देने लगती हैं हमारे PCR में पता नहीं कुछ हंगामा हो जाता है, वो साथ बोलना शुरू कर देते हैं। कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट वन लास्ट टाइम फॉर मी? हमारे दिन में 6200 थॉट्स होती हैं एक एवरेज इंसान की, और उसमें से 80% थॉट्स जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और 90% थॉट्स जो होती हैं वो रेपिटेटिव होती हैं। हम कोई नई चीज़ नहीं सोचते। वाह, बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, फिर मैं फ़रा के पास भी आऊँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं? मैं नाइला जबीन बात कर रही हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम में रब्ता किया था एतबार पे जब बात चल रही थी, तो आज मैं नार्सिसिस्ट पे कहूँगी क्योंकि मेरा लिंक जो है ना सारी ज़िंदगी की तबाही का नार्सिसिस्ट लोगों से ही है। मेरे इन लॉज नार्सिसिस्ट थे, मेरी बड़ी नन जो है एक्चुअली वो नार्सिसिस्ट थी, तो उसने फिर अपने सारे बहन भाइयों की वो रोल मॉडल बनी, पूरी फैमिली को उसने अपने ऊपर चलाया। और ये होता है कि मतलब वो हर दफ़ा ना किसी को नुकसान पहुंचा के फिर अपनी बरतरी के लिए अपने हस्बैंड को मिला के फिर एक नई चाल चलती है।
तो मतलब उनको छोड़ देना, मतलब इतने सालों से लोग उन्हें छोड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी तबाह की है, लेकिन क्या ऐसे लोगों को कब तक छोड़ा जाए, उनका क्या ट्रीटमेंट है? क्योंकि वो लोग रुकते नहीं है कहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका जो है ना अल्लाह से डर नहीं होता, उन्हें कोई मुकफ़ात अमल से डर नहीं होता। तो ऐसे लोगों कब तक उनको छोड़ा जाए या क्या? और जैसे मेरे साथ हुआ है तो मैं हील नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि सच्चाई को मैं सामने नहीं ला पा रही हूँ, वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। थैंक यू नायला जी फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाते हैं। ये वो अंदर ही अंदर कुढ़ना या एक तकलीफ़ है। फ़रा, ये मैं आपके पास आना चाहूँगी, वो शख्स जो बदला भी नहीं ले पा रहा होता और माफ़ भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहा होता, उसका कहीं ना कहीं ये ईमान होता है एंड दे वांट टू सी इट ओवरनाइट, कि जैसे मकाफ़ात अमल है या इन्होंने जो ज़्यादती की है उसका यकायक इनको जो ना नुकसान मिले या अल्लाह की तरफ से कोई कहर नाजिल हो। ये जो ख्वाहिश है ये इंसान के अंदर ही अंदर होती है। इसके बारे में बिकॉज शी इज सेइंग कि शी इज़ अनएबल टू लेट गो ऑफ दैट थॉट, आपका मशवरा क्या होगा? सिद्रा, आप इन सारे के सारे एक्सपीरियंसेस से हील नहीं होते हो, राइट? और जब आप हील नहीं होते हो तो वो आपके अंदर ही अंदर जो है वो ना सिर्फ घर कर लेते हैं, बल्कि कॉन्स्टेंटली डे इन डे आउट आप सिर्फ उसी दुनिया में रह रहे होते हो। सो व्हेन यू विशिंग और व्हेन यू कर्सिंग समबडी कि इसके साथ ये चीज हो तो तभी जाके मुझे सुकून आएगा। लेट मी टेल यू थ्रू योर प्लेटफॉर्म सिद्रा, कि कभी भी व्हेन यू विशिंग बैड फॉर एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, वो तो आगे बढ़े, कम हो, बीमारी हो, सेहत हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा जल रहा होता है वो आप खुद ही होते हैं, बिकॉज आपका सेंटर ऑफ और सबसे फोकस बढ़कर ये फ़र्क कि हम एग्जैक्टली वी आर नॉट रियलाइजिंग कि वो दूर होकर भी वो इंसान आपके दिलो दिमाग पर हावी है। करेक्ट, क्योंकि आपने अपने आप को उसके साथ इतनी मोटी मोटी हथकड़ियों में बांध लिया है, जंजीर में बांध लिया है, जो आपको इमोशनली रेगुलेट कर रहा है। तो बेसिकली आपका रिमोट कंट्रोल उस बंदे के हाथ में है, वो जैसा चाहे आपको चला सकता है। व्हाट अ मिजरी इज दैट, आई थिंक फ़रा, ये इम्पॉर्टेंट बात मैं नायला जी को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी। नायला जी, जब आप कहती हैं ना कि आपने उनको छोड़ दिया है, तो फिर आप उनके बारे में अगर सोचें, बात करें कि या तो ये बेहतर हो जाएं, या ये नादिम हो, या ये आपसे आपकी माफ़ी मांगे, या इनका नुकसान हो जिनको रियलाइजेशन हो, ये आपका काम नहीं है कि उन्होंने कब रियलाइज़ करना है, कब बेहतर होना है। ये इस चीज़ को आपने एक रीज़न बना लिया है अपनी तक़वियत का। सो यू हैव टू फ्री योर सेल्फ फ्राम दैट इम्प्रिजन। फ़रा, ये क्विकली बताएं, आसान होता है करना अपने आप को इस कैद से छुड़ाना? एब्सोल्युटली नॉट चित्रा, कोई हीलिंग आसान नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हाथ कटता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत में दर्द है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मसला हो रहा है तो हम क्यों प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं करते? दैट्स माय क्वेश्चन। हम क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास? दिमाग के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और उसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़रा हमारे साथ मौजूद थी, आयशा हमारे साथ थी, एंड समद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इंशाल्लाह ताला पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, माफ़ करना सीखिए, एटलीस्ट अपने आप को इस कैद से छुड़ाइए। ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।